हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश यानी कि परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसको हम लोग आज डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे और इसको पार्ट वाइज यानी कि इसके हर एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, और थ्योरी को भी कंप्लीटली हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें उन सभी बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर होने वाला है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का हर एक जो परिभाषाएं हैं और हर एक न्यूमेरिकल जो डेरिवेशंस हैं उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपके लिए ये लेक्चर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो चैप्टर है ना बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। यानी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो बोर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और पूरे बोर्ड में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल थ्योरी जो भी चीज़ें पूछी जाती है इसी चैप्टर से, यानी कि प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और आपकी बोर्ड के लिए तो ये समझ लीजिए कि एक रामबाण इलाज है, मतलब इससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ज़्यादातर इसमें थ्योरी का पोर्शन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बच्चों। आज का टॉपिक जो आपके सामने है ये है, पहले तो हम थोड़ा सा इसमें से डिस्कस करेंगे कि भाई प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है बच्चों? प्रकाश क्या होता है? अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम किसी चीज को देख सकते हैं। तो यही चीज यहां पर दिया गया है कि प्रकाश यानी कि लाइट क्या होता बच्चों? कह रहा है कि प्रकाश, इसमें जो प्रकाश है बच्चों, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश ऐसा कारक है जिसकी सहायता से बच्चों हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी अपने आसपास की जो भी वस्तुएं हैं हमको वो साफ साफ नजर आती हैं, दिखाई पड़ती हैं। और किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। अब बात करें इसमें आगे क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख पर पहुंचता है तब ही वस्तुओं को हम देख पाते हैं। मतलब अगर किसी वस्तु को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों तो हमको डायरेक्टली थोड़े ना दिखेगी, प्रकाश पहले जाके उससे टकराएगी उस वस्तु से, फिर वो प्रकाश हमारी आंखों पर आके पड़ेगी, तब हमको जाके वो वस्तु दिखाई पड़ती है। और ये काम जो होता है बहुत माइन्यूट टाइम में होता है, इसलिए हमको हर एक चीजें क्लियरली दिखाई पड़ती हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज थ्योरी का ही रहने वाला टॉपिक बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों प्रकाश के गुण। क्या होते हैं प्रकाश के गुण? देखिए ज्यादा पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना उतना ही है जितना आपके पास बोर्ड में काम आ जाए, मतलब आप बोर्ड के क्वेश्चन आराम से कर सकें बच्चों। तो क्या है प्रकाश के गुण बच्चों? पहला पॉइंट दे रखा है कि प्रकाश सरल, यानी सरल मतलब सीधी रेखाओं में चलता है, यानी गमन करता है। गमन करने का मतलब होता है चलना, यानी प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है, यानी प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब बच्चों आपको एक बात समझ में आ गया कि बोल रहे हैं कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं बच्चों उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप ट्रेवल करती रहती है, यानी अपने आप वो चलती रहती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट में आते हैं। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। छाया मतलब प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि प्रकाश जो अपारदर्शी, मतलब देखो बच्चों जैसे कोई चीज ऐसी है कि जिससे प्रकाश पार नहीं हो सकती है, वहां से टकरा के क्या करेगी, उसी के आसपास प्रतिबिंब बना देगी, यानी छाया बना देगी। तो वही ये बोल रहे हैं कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी कि उसको टकरा के वापस चलाया जाएगा, वो बाहर नहीं जाने पाएगा। यानी अपारदर्शी मतलब जो पार ना कर सके, यानी जिसको प्रकाश पार ना कर सके। जैसे कोई मोटी दीवार हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे जैसे शीशा है, शीशा यानी कि दोनों तरफ अगर पॉलिश नहीं है, एकदम प्लेन है, तो उससे क्या करेगी, प्रकाश बाहर निकल जाएगी। लेकिन कोई चीज ऐसी है जैसे एक तरफ प्लेन कर दिया जाए, या कोई दीवार है उस पर प्रकाश मारिए, प्रकाश फिर से वापस क्या आ जाएगी, रिटर्न आ जाएगी, यानी कि वापस चली आएगी। ये तो हो गया 3 पॉइंट बच्चों। चौथा पॉइंट कह रहे हैं प्रकाश की छाया, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसी को बोलते हैं प्रकाश का वेग। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का वेग बोलते हैं प्यारे बच्चों। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं c से। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकंड। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है इसलिए क्योंकि ये आपके जो अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे यानी आंकिक प्रश्न वगैरह जो आएंगे उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को इतना पोर्शन समझ में आया होगा, थ्योरी का पोर्शन है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मतलब अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने प्रकाश के बारे में जाना और प्रकाश के गुण को देख लिया, क्या क्या प्रकाश के गुण है। आपके लिए जो कंटेंट है बच्चों इससे बाहर आपको कुछ नहीं आना। अगर आपने इसको पढ़ लिया अच्छे से ना तो समझ लीजिए कि इससे बाहर आपको कुछ लिखना ही नहीं है, बस आप इतना पढ़ के जाइए और मुस्कुराते हुए जाइए, पेपर को फोड़ कर आइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों अगला आ गया कि प्रकाश स्रोत यानी कि लाइट सोर्स, यानी प्रकाश के कुछ स्रोत होते हैं। वो कौन कौन से स्रोत होते हैं बच्चों? प्रकाश के स्रोत देखिए कह रहे हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकल रही है उसको प्रकाश स्रोत बोलेंगे। जैसे सन, यानी सन मतलब सूर्य। सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत है ना, प्रकाश स्रोत है। तो ये कह रहे हैं कि प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। जैसे बल्ब हम जला दें, बल्ब क्या है? मानव निर्मित है। और सूर्य क्या है? सूर्य हमारा प्राकृतिक है। तो सूर्य से भी हमको प्रकाश मिल रहा है, वो प्राकृतिक स्रोत है। और बल्ब जला दिया हमने, बल्ब क्या है हमारे पास वो मानव निर्मित स्रोत है। यानी कि मानव निर्मित और प्राकृतिक दो तरीके होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ये दिया गया है, सूर्य तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। सूर्य और तारे ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं जो कि चमकते रहते हैं जिससे हमको प्रकाश मिलता है। और उसके बाद मोमबत्ती, लैंप, दिया, बल्ब आदि ये सब क्या है बच्चों? ये सब आपके हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब वो होता है कि जो हम लोगों ने बनाया है उसको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित। ठीक है, समझ में आ गई बातें? चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है बच्चों कि प्रकाश की जो वस्तुएं, जैसे कोई वस्तु की बात करें, एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं और एक होती है अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा देखिए, एक प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। अप्रदीप्त क्या होता है बच्चों? प्रदीप्त को इंग्लिश में ही बोलते हैं ल्यूमिनस थिंग्स, यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, प्रकाश को निकालती हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। आपको रट जाना चाहिए, जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं बोलते हैं बच्चों। जैसे सूर्य, बिजली का जलना यानी बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, ये सब क्या हैं? ये सब आपके प्रदीप्त वस्तुएं। यानी सूर्य क्या करता है? सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त वस्तुएं। मोमबत्ती जल रही है, प्रकाश उत्पन्न कर रही है, वो भी क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। या हम कहते हैं बल्ब जल रहा है, तो बल्ब क्या है? बल्ब से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। यानी कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उनको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब अप्रदीप्त क्या होता है? इसी का उल्टा कर लीजिए आप। देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी या कोई भी दीवार है, कोई भी ऐसी चीज है, यानी कि मृत वस्तुएं कह सकते हैं। तो यानी कि जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये सब क्या है? ये सब प्रकाश उत्पन्न करते हैं? नहीं करते भैया, नहीं करते, तो इसीलिए तो इसको अप्रदीप्त बोला जा रहा है। यानी आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उनको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त। और इसमें कुछ देख दिया गया है, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पहुंचता है तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। भैया अभी तो यही तो हमने कुछ देर पहले बताया कि वस्तुएं प्रकाश की वजह से हमको दिखाई पड़ती हैं। क्या करते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से जाकर टकराती है फिर वो प्रकाश हमारी आंखों पे आकर पड़ती है तो हमको वस्तु क्या होती है? दिखाई पड़ती है। तो वही चीज कह रहे हैं कि जब प्रदीप्त वस्तु से निकली हुई प्रकाश जाकर टकराती है किससे? अप्रदीप्त वस्तु से, और फिर वो हमको मेरी आंखों पर पड़ती है तभी हमको अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोर्शन इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है बच्चों प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन बच्चों, प्रकीर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। क्या होता है प्रकीर्णन? इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, किस पर पड़ता है? सूक्ष्म कणों पर, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर
विकृत करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। देखिए क्या बोला इन्होंने, कह रहे हैं कि जब सूक्ष्म कणों पर कोई प्रकाश पड़ता है तो उसमें से कुछ प्रकाश को अवशोषित करके क्या करती है? चारों तरफ फैला देती है, यानी कि प्रकाश का चारों तरफ फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। अगर आप सिंपल डेफिनेशन याद रखना चाहते हैं बच्चों तो मैं यहां लिख दूं कि प्रकाश का चारों तरफ फैलना क्या कहलाता बच्चों? क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है मेरी बातें? क्या सभी बच्चों को मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अगर ये डेफिनेशन यानी ये परिभाषा अगर आपको बड़ी लग रही तो आप इसको छोटा सा परिभाषा याद रख सकते हैं। इसके बाद आता बच्चों प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? देखिए कह रहे हैं कि किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। यानी कह रहे हैं कि किसी प्रदीप्त मतलब वो वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है, तो वही चीज बोल रहे हैं कि जब किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जब उससे प्रकाश निकलता है तो किसी एक सरल रेखा में गमन करता है, किसी एक सरल रेखा में चलता है, तो हम बोलते हैं कि उस प्रकाश को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश की किरण, यानी कि रे। आई बात समझ में? क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना पोर्शन समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अब देखिए बच्चों, किरण पुंज की बात हो रही है। किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज, अगर हम बोलें कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, क्या होता बच्चों? जैसे कई प्रकाश निकल रही है, एक इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है, एक उधर निकल रही है, कई किरण पुंज निकल रही है, यानी कई किरणें निकल रही हैं, तो उसको किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज, जिसको बीम भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ में आई? चलिए अगर बात करें बच्चों कि किरण पुंज 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? देखिए कह रहे हैं कि मुख्यतः किरण पुंज 3 तरीके के होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक होता अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अब आपको तीनों के बारे में समझ में आना चाहिए। देखिए अपसारी को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट, और समांतर को बोलते हैं पैरेलल, और अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं बताता हूं आपको। अपसारी का मतलब क्या होता है कि जब किरण किसी एक बिंदु से निकल के फैल जाए, तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं उसको? अपसारी किरण पुंज। चलिए इसकी परिभाषाएं भी मैं लिख देता हूं यहां पर, उसके बाद मैं डायग्राम भी बना देता हूं। चलिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अब देखिए, अगर इसकी परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? जब प्रकाश एक स्रोत से निकलकर फैल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बच्चों अपसारी किरण पुंज। अभी मैं बना रहा हूं, यहां पर डायग्राम भी बना दूंगा। देखिए यहां मैं पहले लिख देता हूं अपसारी, और यहां पर मैं लिख देता हूं समांतर। अगला समांतर है आपका समांतर, और तीसरा है बच्चों आपका अभिसारी। क्या है? अभिसारी। आई बात बच्चों समझ में? देखिए ये 3 किरण पुंज हैं बच्चों, और तीनों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले चीजों को मैं परिभाषाएं बता रहा हूं। मैंने कहा कि जब प्रकाश एक स्रोत से निकलकर फैल जाती है तो उसको अपसारी बोलते हैं। जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। यानी कि जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर चलती है। क्या चलती है? समांतर चलती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं बच्चों। उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। पहले ये 2 बातों को क्लियर कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू, तभी मजा आएगा। पहले इनको हम क्लियर करते हैं डायग्राम के थ्रू बच्चों। चलिए डायग्राम के थ्रू क्या है? इन्होंने कहा कि अपसारी बच्चों की जब प्रकाश एक स्रोत से
निकलकर फैल जाती है। मतलब बच्चों अगर मान लीजिए आपका ये स्रोत है, ये क्या है आपका स्रोत है, ये मान लीजिए आपका मैंने ऐसे दिखा दिया स्रोत है। अब यहाँ से प्रकाश ऐसे निकल के क्या हो रही है, ऐसे निकल के फैल जा रही है। ये क्या हो रही है, फैल जा रही है प्यारे बच्चों, ये फैल जा रही है। इसको क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। लेकिन जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर चलती है, मतलब कहीं एक दूसरे को कट ना करे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर। तो सर अब जो बचा हुआ है अभिसारी का मतलब क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, जैसे ये देखिए ऐसे लाइट चाहे जहां से आए किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे बच्चों, अभिसारी। तो चलिए इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। तो जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तब मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए बच्चों आगे आते हैं, अगली स्लाइड हमारी ये है। अब बात आती है बच्चों कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ बच्चों यहां पर आपके सिलेबस में 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं उनको हम समझेंगे बच्चों। एक आपका है पारदर्शी पदार्थ जिसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, एक है पारभासी पदार्थ जिसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, एक है अपारदर्शी पदार्थ जिसको बोलते हैं ओपेक। समझिए इन तीनों का मतलब क्या है बच्चों, कुछ खास नहीं है इसमें। आपको यह समझना है कि सिंपल सी है पारदर्शी नाम से पता चल रहा कि कोई प्रकाश जो किसी सरफेस को यानी जो किसी पृष्ठ को पार कर जाए उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। देखिए यही परिभाषा दिया गया, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे कांच से प्रकाश निकल जाता है, पानी से और हवा से, ये सब क्या होते हैं, कांच, पानी और हवा, ये सब क्या है बच्चों, ये पारदर्शी हैं। क्या हैं, पारदर्शी हैं। यानी प्रकाश जिससे आसानी से आर पार निकल जाए उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, कांच, पानी और हवा। आई बात समझ में, क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। इसके बाद होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने में से जाने देते हैं, उन्हें बोलते हैं पारभासी पदार्थ। मतलब पारभासी पदार्थ ऐसा है बच्चों कि जब प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है ना तो पूरा उसके अंदर से नहीं पास हो पाता है, थोड़ी बहुत मात्रा उससे क्या होती है, बाहर निकल जाती है, थोड़ी बहुत मात्रा उससे बाहर निकल जाती है, उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे कोई मान लीजिए घिसा हुआ कांच है, घिसा हुआ कांच से पूरा प्रकाश तो निकलेगा नहीं, थोड़ी बहुत बाहर निकल जाएगा। तेल लगा लिया जाए अगर कागज पे, कभी देखिए अगर आपके सिर में तेल लगा हुआ उसको ऐसे रगड़ लीजिए, उस पर देखिए हम लोग उस पर क्या करते थे बचपन में, हम लोग क्या बनाते थे, जैसे कोई चित्र वगैरह बनाना होता था, कोई फिगर, कोई डायग्राम बनाना होता था, तो क्या करते थे, तेल लगा लेते थे उसमें पेपर में, उसके बाद उसके ऊपर रख लेते थे, आराम से पेंसिल से हम क्या करते थे उसको लेबलिंग करके एक डायग्राम बना लेते थे, तो आर पार दिखाई पड़ता था। इसीलिए ऐसा होता था। तो कागज हो गया, बैलून का रबर हो गया, आंख की पलक हो गई, हल्के बादल हो गए और कुहासा हो गए, ये सब क्या है बच्चों, ये सब पारभासी पदार्थ है। यानी ये बात समझ में आ गई बच्चों, पारभासी वो पदार्थ है जिसमें प्रकाश थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होता, पार हो पाता है, पूरा नहीं पार हो पाता। ठीक है, चलिए आते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब ऐसा है कि जिससे प्रकाश पार ही ना हो। देखिए यही तो बताया गया, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से जाने ही नहीं देते, पार ही नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। क्लियर है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या है, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा, मतलब जैसे अलकतरा जिसको डामर भी बोलते हैं, पेंट हो गया, मोटा गत्ता हो गया, धातु की प्लेट। अरे बहुत सी चीजें भाई, कितनी चीजें देखेंगे, बहुत सी चीजें हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ऐसी चीजें जो प्रकाश को अपने से पार नहीं होने देती है उसको अपारदर्शी, जो अपने से पार होने देती है पारदर्शी, जो थोड़ी बहुत मात्रा में प्रकाश को पार होने देती है उनको बोलते हैं पारभासी, पारभासी पदार्थ। क्लियर है बच्चों?
देखिए मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं, आपको कहीं से किसी सोर्स की जरूरत नहीं पढ़ने की। अगर आप इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है टॉपिक बच्चों आपका प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है मैं आपको बताऊं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किसी पॉलिश्ड सरफेस पर, यानी पॉलिश्ड पृष्ठ पर, किसी पॉलिश पृष्ठ पर यानी गिरता है, तो प्रकाश जब मान लीजिए हवा से आ रही, यानी एयर से यानी वायु से आ रही, तो टकराई सरफेस पर, टकरा के उसी माध्यम में फिर से वापस चली गई, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहां पर यही डेफिनेशन दिया गया है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और भी चीजें बताई गई हैं। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित। यानी कि अगर बहुत अच्छे से पॉलिश की गई है, प्रकाश गिरेगी उसके ऊपर, लौट जाएगी उसी मीडियम यानी उसी माध्यम में फिर से चली जाएगी। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। जो समतल दर्पण होता है ना, जब दूसरी तरफ पॉलिश कर दिया जाता है तो प्रकाश को बहुत अच्छे से परावर्तित करता है। जैसे एग्जाम मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, आपको डायग्राम में बना के दिखा देता हूं क्या होता है इसमें, कहानी क्या है। मान लीजिए बच्चों, अभी देखिए आगे डायग्राम तो मैं फिर से बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर पहले समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, यानी एक पृष्ठ है, जिसको क्या कर दिया गया, नीचे से पॉलिश कर दिया गया। अब नीचे कुछ भी हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं, मान लो पानी वगैरह जो भी हो या ना हो, उससे नहीं मतलब है, नीचे जो भी है। अब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए वायु है बच्चों, आपका क्या है, वायु है, ठीक है, वायु। अब यहाँ से मान लीजिए लाइट ऐसे आती है बच्चों, ऐसे आती है, इससे टकराती है, और टकरा के क्या होती है, फिर से उसी माध्यम में चली जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि वायु से आई, देखिए पूरा मीडियम में वायु है, वायु से आई लाइट और फिर से उसी माध्यम में वापस चली गई। इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और इसको बोलते हैं बच्चों परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ओके, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखिए ये तो डायग्राम मैंने आपको केवल इसलिए बताया, कभी आपको ये पता चल जाए कि परावर्तन क्या है, यानी कि किस प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर फिर से उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसलिए मैंने आपको बता दिया, अभी आगे इसके बारे में डिटेल एनालिसिस होने वाला है, आपको इतना जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो मैंने अभी बताया कि आपको डिटेल एनालिसिस होगा, यहीं पर होगा। प्रकाश के परावर्तन यानी परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। पहली चीज तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, यहाँ पर बताया गया कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित हो जाता है उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम पता होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए क्या करना है, इसके दो नियम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अगर मैं बोलूं कि इसके जो है इसके दो नियम होते हैं, क्या लिखेंगे हम, इसके दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। अब दोनों नियम क्या होते हैं, पहले इसको समझेंगे हम डायग्राम से, फिर उसके बाद हम लिखेंगे दोनों नियम को, ठीक है बच्चों। पहले हम डायग्राम से समझेंगे, फिर उसके बाद हम जो है इसको डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। पहले डायग्राम बच्चों आपको ये बनाना है कि मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, ये सरफेस पूरा पूरा क्या है, पॉलिश्ड है, पूरा पूरा क्या है, ये सरफेस पॉलिश्ड है। चलिए इसको मैंने पॉलिश कर दिया। अब मैंने कहा बच्चों कि ऊपर जो है आपका क्या है, ऊपर आपका वेट, हाँ बच्चों आपका ऊपर जो पोर्शन है ये वायु है, यहाँ पर आपका क्या है, वायु है। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पर है वायु, ये पूरा पूरा वायु है, ठीक है। नीचे जो भी हो, नीचे तो ऐसे भी पॉलिश्ड है तो कोई मतलब ही नहीं है। अब प्रकाश क्या होती है बच्चों, ऐसे आती है, इससे टकराई, टकरा के क्या हुई कि उसी माध्यम में यानी वायु में ही वापस चली गई। मान लेते बच्चों कि ये पॉइंट जहां पे टकराई थी, ये पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट मान लेते हैं इसको हम पी पॉइंट। क्या पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट, यानी इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी पॉइंट। अगर मैं कहूं कि इस पर एक नॉर्मल यानी कि अभिलंब ड्रॉ कर दें, अभिलंब बना दें, इसको बोलते हैं एन से डिनोट करते हैं, यानी एन से प्रदर्शित करते हैं, जिसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बच्चों, अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है बच्चों, अभिलंब। अब बात यह है कि सर इसको और हम क्या करें, किस तरीके से इसको हम और चीज बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूं करना क्या है इसमें। अगर मैं बोलूं बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण बच्चों, आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतित किरण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोलते हैं प्यारे बच्चों, परावर्तित
किरण बोलते हैं। क्लियर है इतनी बातें। अगर मैं बोलूं कि ये आपतित किरण है और वो परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। इसको बोलेंगे बच्चों आपतन कोण, इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं, यानी R से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है, इसके दो नियम होते हैं सर जो आपने बताया, वो क्या है? पहला नियम समझिए बच्चों, पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तीनों एक ही तल में यहाँ पर हैं, एक ही तल में है ना, एक ही प्लेन में है। ये देखिए पूरा एक ही प्लेन है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। ये पहला नियम है बच्चों, ये आपका पहला नियम है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी क्या लिखेंगे कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब I, यानी कि I तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोण जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। R दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं बच्चों, दोनों बराबर होते हैं, होते हैं, होते हैं। यानी कि बच्चों आप ये लिख सकते हैं कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, यानी कोण I बराबर कोण R। ठीक है बच्चों? क्लियर है इतनी बातें? क्या प्यारे बच्चों इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पॉइंट इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यानी दो नियम हमने बता दिया परावर्तन के। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ परिभाषाएं हैं बच्चों, कुछ परिभाषाएं क्या जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं। जो जो चीजें हमने पढ़ा है उसी की परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे क्या क्या पढ़ा था बच्चों अभी आप लोगों ने? अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि सर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु जहां पर एक पॉइंट पर मिलते थे। आपतन बिंदु का मतलब मैं आपको बता दूं, ये बिंदु आपका आपतन बिंदु कहलाता है। जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट आपका आपतन बिंदु कहलाता है बच्चों। तो आपतन बिंदु आपको पढ़ना है, डेफिनेशन यानी परिभाषा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी जो जो चीजें अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा वही चीज यहाँ पर पढ़ना है। तो आपतित किरण क्या होता है बच्चों? आपतित किरण आप लोगों को पता ही चल गया होगा, देख के डायग्राम को देख के समझ में आ गया होगा कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि किसी सरफेस पर, यानी किसी पृष्ठ पर जो प्रकाश गिर रही है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यानी कि जाके गिरना, किसी एक पॉइंट पर जाके प्रकाश का गिरना आपतित किरण कहलाता है। यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं बच्चों। उसके बाद आता आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभी यही तो मैंने बताया, जिस बिंदु से जाकर आपतित किरण टकराती उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। परावर्तित किरण क्या होता है बच्चों? जिस माध्यम, जैसे हवा, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और माध्यम में गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब समझे? करें जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में गई किरण को परावर्तित किरण, मतलब कि जैसे आपतित किरण वायु से आई, टकराई, किससे टकराई? उस सरफेस से, यानी उस पृष्ठ से टकराई, फिर से वायु में ही चली गई, तो उसको बोलते हैं, जो वायु में चली गई दोबारा, देखिए जो आई टकराई वो आपतित किरण, जो टकरा के वायु में चली गई उसको परावर्तित किरण। इसके बाद अभिलंब है बच्चों, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस पर अभिलंब कहते हैं। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अभिलंब, यानी कि नॉर्मल।
इसके बाद आपतन कोण आता है बच्चों। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब कोण के साथ जो बिंदु बनाता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। मतलब ये है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आप सिंपल डेफिनेशन और भी कर सकते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपतन कोण। ऐसे ही परावर्तन कोण क्या होता है बच्चों, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण। ठीक है, परिभाषा देखिए एक दो बार आप अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब होता है बच्चों इमेज। क्या होता है प्रतिबिंब, कह रहे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब। देखिए कभी कभी क्या होती है कि प्रकाश किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कभी कभी क्या होती है जैसे एक लाइट इधर से आ रही है एक लाइट इधर से आ रही, दोनों एक दूसरे क्या करी कट कर दी, दोनों एक दूसरे क्या कर दी कट कर दी, तो वहां पर एक इमेज बनने लगता है यानी प्रतिबिंब बनने लगता है। तो उसी को बोल रहे हैं कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। अगर मैं बात करूं कि प्रतिबिंब के प्रकार, क्या बात करूं बच्चों, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। अगर मैं प्रकार की बात करूं बच्चों तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यानी कि कह रहे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश आ रही हो और दर्पण पर परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हो, वास्तव में रियल में मिल रही हो, तो उसको बोलते हैं, उस बिंदु स्रोत को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब रियल में मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए तो उसको बोलेंगे, यानी वास्तव में प्रतीत हो रही हो कि मिल रही है तो उसको बोलेंगे हम क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पहली बात। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जो वास्तविक होता है, जैसे वस्तु ऊपर रखी गई है तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा वास्तविक में। याद रखिए दो पॉइंट बताया गया इसके बारे में कि प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होती है, दूसरी चीज वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि अगर वस्तु ऊपर रखी गई है तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा। और प्रतिबिंब की परिभाषा यानी वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा आप लोगों को पता ही चल गया। आभासी क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का क्या बोलते हैं, उस बिंदु स्रोत का आभासी। यानी देखिए अगर वास्तव में एक दूसरे को क्या करती हैं, वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक, अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आभासी। क्या बोलेंगे, आभासी। तो अब आभासी के लिए दो पॉइंट है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन हमने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है जिधर वस्तु होगी उधर ही क्या होगा, प्रतिबिंब भी बनेगा, लेकिन वास्तविक वाले में जिधर वस्तु होगी उधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उसका उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके बाद आता है कि पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है कि जैसे एक दूसरे का इमेज, एक का इमेज यानी एक का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई पड़ना। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। मतलब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, जैसे आर है, जो लेफ्ट है प्रतिबिंब उसका उसमें किसमें, दर्पण में, उसका उल्टा, अगर लेफ्ट वाला राइट दिखाई पड़े या राइट वाला लेफ्ट दिखाई पड़े, ऐसे प्रतिबिंब को बोलते हैं बच्चों पार्श्व प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब। अब इसके बाद आता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है बच्चों, पहला है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पहली चीज तो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। याद रखना, प्रतिबिंब, समतल दर्पण की बात हो रही है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जो समतल की बात हो रही है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है बच्चों, सीधा बनता है। याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है
पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, जैसे यहाँ पर देखिए बन रहा है इस तरीके से, तो ऐसे इसमें भी ऐसा कुछ होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। यानी अगर मान लीजिए कोई दर्पण है, उससे वस्तु अगर आप 5 सेंटीमीटर रखे हैं तो प्रतिबिंब उससे 5 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा, यानी कि बराबर दूरी पर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का ये टॉपिक बच्चों आपका पहला पार्ट मैंने कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और बार बार आप इस चीज़ को रिवाइज करिए, और फिर से अगले लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ सब फिर से मुलाकात होगी। तब तक बच्चों धन्यवाद, फिर से मिलते हैं, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।